नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे भारत की अपवाह प्रणाली, जिसको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया बोलते हैं। अपवाह निश्चित वाहिकाओं, नदियों या उनकी सहायक नदियों के द्वारा होने वाले जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अपवाह शब्द का अर्थ जल का बहाव या निकासी है। अपवाह द्रोणी, किसी नदी या उसकी नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। जल विभाजक, एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाले क्षेत्र को जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक को जल संभर भी कहते हैं। बड़ी नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। छोटी नदियों, वाहिकाओं तथा नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। अर्थात जब किसी छोटे नदी नाले द्वारा अगर किसी क्षेत्र को अपवाहित किया जाता है तो उसे जल संभर कहते हैं, या किसी बड़ी नदी द्वारा जब किसी बड़े भाग को अपवाहित किया जाता है तो उसे उसे जल विभाजक कहते हैं। नदी द्रोणी का आकार बड़ा तथा जल संभर का आकार छोटा होता है। अब आते हैं अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। किसी नदी या उसकी सहायक नदियों, उपनदियों या वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र चट्टान की प्रकृति एवं संरचना, ढाल तथा पानी के बहाव का परिणाम होता है। भारतीय अपवाह तंत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में भी हम अलग अलग प्रायद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मुख्य रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मुख्य नदियों का, इसमें भारत की नदियों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप सिंधु नदी तंत्र के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ से शुरू होती है इंडस रिवर, और फिर झेलम, रावी, चिनाव, सतलज आदि नदियों का इसमें वर्णन किया गया। आगे हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर या तिब्बत में सेंगे जैंगबो नाम से जाना जाता है। सेंगे जैंगबो का अर्थ होता है शेर मुख, यानी कि शेर के मुख के आकार की आकृति। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में प्रसिद्ध मानसरोवर झील के पास स्थित सिनकाबाब हिमनद से होता है, और सिनकाबाब हिमनद की ऊंचाई 4164 मीटर है। इसका उद्गम स्थल से उत्तर पश्चिम दिशा में 320 किलोमीटर बहने के पश्चात सिंधु नदी भारत के लद्दाख में स्थित डेमचौक के पास में भारत में प्रवेश करती है। जैसा कि आप इस आकृति में देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे डेमचौक है। यहाँ पे ये चाइना से, यानी कि तिब्बत से होते हुए इंडिया में इंटर कर रही है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है एवं कुल क्षेत्रफल इसका 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर एवं कुल क्षेत्रफल 3,21,279 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु नदी 3 देशों चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। भारत का लेह शहर जो है वो सिंधु नदी के दाएं पर स्थित है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, लेह शहर यहाँ पे आता है। अगर हम नदी के इस तरफ ऐसे चलते हैं तो इसके दाएं तरफ लेह शहर आता है, बाकी सारे शहर जो हैं वो बाएं तरफ ही आते हैं। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, चिनाव नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, रावी और ब्यास नदियां। ये इसकी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। अब हम डिस्कस करते हैं चिनाव नदी के बारे में। चिनाव नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश के तांडी में चंद्रा एवं भागा नामक 2 नदियों से मिलने से बनती है। इसीलिए इसे चंद्रभागा नाम से भी हम जानते हैं। भारत में चिनाव नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है, जिसे तय करने के पश्चात पाकिस्तान में यह प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के पश्चात इस नदी में झेलम, रावी, सतलज एवं ब्यास नदियां, जो कि भारत से ही बहते हुए फिर जाके पाकिस्तान में इस सिंधु नदी में ये मिलती हैं। और फिर हम डिस्कस करते हैं झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। झेलम नदी का उद्गम स्थल वैरीनाग झरना, जो कि कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में होता है,
झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर एवं भारत में झेलम नदी की टोटल लंबाई जो है वो 400 किलोमीटर के आसपास है। भारत में 400 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान के झंग नामक स्थान के निकट झेलम नदी चेनाब नदी में मिल जाती है। अब आते हैं हम सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी तिब्बत में प्रसिद्ध मानसरोवर झील के समीप, ये भी वहाँ राक्षस ताल या उसको कभी कभी राकस ताल भी कहते हैं, वहाँ से निकलती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4555 मीटर है। चिनाव तिब्बत में सतलज नदी को लांचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है, यानी कि तिब्बत में वो अपनी भाषा में इसको लांचेन खम्बाब के नाम से बुलाते हैं। सतलज नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर एवं भारत में इसकी टोटल लंबाई जो है वो 1050 किलोमीटर की है। सतलज नदी तिब्बत में 400 किलोमीटर की दूरी तय कर सिंधु नदी के समांतर बहती हुई भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सतलज नदी की सहायक नदी ब्यास नदी है, जो भारत के पंजाब राज्य के हरिके में सतलज नदी से मिलती है। फिर हम लोग बात करते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप स्थित है। रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। यह नदी पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। और बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप स्थित ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। यह नदी पंजाब के हरिके में सतलज नदी से मिलती है। हरिके से ही भारत की सबसे लंबी नहर, जिसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, वो निकलती है। फिर हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। और भारत में टोटल गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2071 किलोमीटर है। इसके बाद जो शेष लंबाई है वो बांग्लादेश में जाके मिलती है। यह नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को ही पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में यह नदी 4 प्रमुख राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में से होकर गुजरती है। और इसकी सबसे अधिक लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जो कि 1450 किलोमीटर है। और सेकंड नंबर पे इसकी सबसे अधिक लंबाई पश्चिम बंगाल में है, जो कि 520 किलोमीटर के आसपास है। और फिर आता है कि उत्तराखंड में इसकी टोटल लंबाई 110 किलोमीटर है और बिहार में 445 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल के फरक्का, जो कि आप ये आकृति में देख रहे हैं, फरक्का बैराज, फरक्का नामक स्थान पर यह नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें एक धारा को हम हुगली नदी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो धारा है ये हुगली नदी के रूप में फिर आगे बढ़ती है। और एक इसकी ट्रिब्यूटरी पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और आप देखेंगे फरक्का बैराज के बाद जब हुगली नदी के नाम से गंगा आगे बह रही है, तो इसमें दामोदर नदी आके यहाँ पे इसमें मिलती है। बांग्लादेश में पहुंचकर ब्रह्मपुर नदी से मिलकर फिर यह बांग्लादेश में ही मेघना नदी से मिलते हुए फिर आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक तथा रामगंगा इत्यादि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गौमुख के निकट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस आकृति में, गंगा जो नाम दिया जाता है वो देवप्रयाग जो जगह है, यहाँ के बाद से ही डाउन साइड में गंगा बनती है। इसके पहले जो नदियां हैं तो ये 2 मुख्य नदियों का ही संगम है, जो कि एक है ये भागीरथी, जो कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और एक है अलकनंदा, जो कि धौली, जो कि केदारनाथ के जस्ट बगल से संतोपंथ हिमानी नाम की जगह से निकलता है। और फिर केदारनाथ के पास से एक नदी निकलती है, वो है मंदाकिनी नदी, जो कि आके रुद्रप्रयाग में इससे मिलती है। जैसा कि आप इस पूरे ग्राफ में या इसमें देख रहे हैं कि संतोपंथ हिमानी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे जब चलती है अलकनंदा नदी, तो इसमें धौली गंगा और पिंडार नदी ये सभी मिलते हुए फिर आगे बढ़ती हैं और फाइनली गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकल के फिर आती है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के आगे जो बन के नदी जाएगी यही हमारी गंगा कहलाती है, यानी कि गंगा का शुरुआत जो हम कह सकते हैं वो यहाँ से होता है। फिर आगे आते हैं कि
बद्रीनाथ के ऊपर स्थित संतोपंत हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है। इसके बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ देवप्रयाग के बाद जब आगे बढ़ती हुई गंगा नदी रुद्रप्रयाग हिमालय हरिद्वार पहुँचती है। हरिद्वार के बाद से गंगा नदी जो है वो समतली एरिया यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और सबसे पहले गंगा नदी में समतल एरिया में प्रवेश करने के बाद जो नदी मिलती है वो है रामगंगा नदी, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। और ये आगे बढ़ते हुए फिर प्रयागराज में पहुँचती है और प्रयागराज में यहाँ यमुना नदी से इसका संगम होता है। और यमुना की भी तमाम अनेक ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये सब इसमें मिक्स होती हैं और फाइनली ये प्रयागराज में आके संगम करती है। फिर आगे ये गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। गंगा नदी की दो निम्न नदियों से मिलकर बनती हैं, जैसा कि इसमें आप लोग देख ही चुके हैं। फिर गंगा नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गंगा नदी की सहायक नदियों में आती है यमुना, कोसी, सोन, दामोदर, घाघरा, गंडक। तो हम अलग अलग सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यमुना नदी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी, जिसका प्राचीन नाम कालिंदी नदी भी था। या आज भी कुछ लोग इसको कालिंदी के नाम से कुछ पुराणों में डिस्कस करते हैं। यह नदी यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपुंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यानी कि यहाँ पे जो दिखाया गया है, यहाँ पे एक जगह है बंदरपुंछ, यहाँ से यमुना का उद्गम स्थल है। यदि यह नदी भारत के 3 राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश का एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से होकर गुजरती है। यमुना नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है। चंबल, बेतवा एवं केन नदी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की सहायक नदियों में चंबल, बेतवा, केन, जिसमें कि चंबल की लंबाई 965 किलोमीटर है और यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर के मह क्षेत्र में स्थित जनापावा पर्वत से निकलती है। और चंबल नदी पर राजस्थान के कोटा में गांधी सागर बांध बनाया गया है। यह नदी भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। अब आती है बात की बेतवा नदी। बेतवा नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है। बौद्ध स्मारकों के लिए प्रसिद्ध सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यह नदी यमुना में मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में, या हम बात करते हैं अभी कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल में स्थित है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र ये नेपाल में आता है। ये नेपाल में हिमालय से होते हुए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी की वजह से बिहार में बहुत तबाही होती है, क्योंकि ये नदी हमेशा अपने रास्ते को बदल लेती है। बिहार के कटिहार में यह नदी गंगा में मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। सोन नदी, यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है और यह नदी बिहार में स्थित आरा के निकट गंगा में मिल जाती है। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ आरा के पास में ये गंगा में मिल जाती है। सोन नदी एवं यमुना नदी के बीच कैमूर की पहाड़ियाँ स्थित है। यहाँ से जो सोन नदी निकल रही है, यहाँ के पास में कैमूर की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो इन दोनों नदियों के लिए जल विभाजक का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दामोदर नदी जो कि हुगली नदी में जाके मिल रही है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इस नदी का उद्गम स्थल जो है वो झारखंड का छोटा पठार का पूर्वी किनारा है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बाढ़ बहुत आती है इसके चलते। इस नदी पर दामोदर घाटी कारपोरेशन DVC, जिसका नाम दिया गया है, एक पावर प्लांट और कई सारी परियोजनाएं इस पर चलाई जा रही हैं। यह नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, जो कि गंगा की ही एक धारा है। फिर हम बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, घाघरा नदी का उद्गम स्थल माप चांचुंगो हिमनद है। तिला, सेती एवं बेरी इत्यादि इसकी सहायक नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश के छपरा में यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। और फिर हम बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये गंडक नदी को मैंने दिखाया, जो कि कोसी के पश्चिम साइड में गंगा में मिलती है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराएं
मिलकर गंडक नदी बनाती हैं। गंडक नदी जो मैंने यहाँ पे आकृति में दिखाया है, इसमें यहाँ दो नदियाँ, काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराएं मिलकर फिर इस गंडक नदी का निर्माण करती हैं। बिहार के सोनपुर में यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पे जो सोनपुर नामक जगह है वहाँ पे आकर यह गंगा में मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो हम आपको एक नई ट्रिब्यूट, हाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में ही मानसरोवर झील के निकट चेमांगडुंग नामक हिम नदी, आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो एरिया है इसको चेमांगडुंग नामक जगह बोला जाता है और ये हिमालय के पैरेलल में इस तरह से चलते हुए आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि शोधक यानी कि रिसर्च करने वाला। यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित सदिया कस्बे से पश्चिम भाग में भारत में प्रवेश करती है, जहाँ इसके बाएं तट से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बाएं तट से इसकी दो सहायक नदियाँ दिबांग और सिकांग और लोहित इसमें मिलती हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं लोहित इधर है और दिबांग और इसमें दिखाया नहीं गया है, आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पे इसको जमुना नदी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में यह नदी पद्मा, गंगा यानी कि गंगा की ट्रिब्यूटरी जिसको कि बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसको रिवर आइलैंड हम लोग कहेंगे, उसको मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो भारत के असम राज्य में पड़ता है। लगभग आप देखेंगे यहाँ के आसपास कहीं पे पड़ेगा ये। तीस्ता, सुबनसिरी, कामेग एवं मानस दाएं से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। तीस्ता ये नदी आपको दिखाई दे रही है, सुबनसिरी और कामेग इसमें आपको शायद नहीं दिखेगा, तो ये नदियाँ आके इसमें मिलती हैं। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ जो हैं वो हैं तीस्ता, सुबनसिरी, कामेग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक, कपिली। कुछ नदियों को इसमें दिखाया गया है, कुछ को हो सकता है कि इसमें न दिखे आपको। और ब्रह्मपुत्र नदी की जो टोटल लंबाई है उसके अपने उद्गम स्थान से लेकर पद्मा नदी में मिलने तक का लगभग 2900 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से जो ये चली और ये डिस्टेंस कवर करते हुए यहाँ पे आए और जब पद्मा नदी में यहाँ पे आके मिलती है तो इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। ये सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये तिब्बत से शुरू होती है और भारत में घुस के फिर बांग्लादेश में होते हुए फाइनली जाके गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है पद्मा नदी उसमें मिलकर फिर आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रारंभ में यह नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से बहती है। इसके बाद नामचा बरबा पर्वत, यानी कि यहाँ पे जो इंटर कर रही है, भारत में इंटर करने के टाइम पे नामचा बरबा पर्वत के पास दक्षिण पश्चिम, यहाँ दक्षिण पश्चिम आप देख रहे हैं कि ये पूर्व दिशा में जा रही थी और यहाँ पे आकर दक्षिण और पश्चिम में यहाँ पे घूम रही है। दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे सियांग नाम से जाना जाता है। यानी कि जब यहाँ प्रवेश करती है तो वहाँ के लोग इसको सियांग नाम से पुकारते हैं। ऊंचाई को छोड़कर यह नदी जब मैदानों में प्रवेश करती है तो इस दिहांग के नाम से, इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में यह नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है, कहीं कहीं पे तो इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के समीप यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है और इसके बंटने से ही असम में दो शाखाओं के मिलने के कारण, जैसे कि यहाँ पे दो भाग में बटी और फिर आगे जाकर मिलती है, जिसके कारण ही एक नदी द्वीप बनता है जिसको मांजुली द्वीप कहते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कहा जाता है। असम में प्रायः इन नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, जबकि बोडो लोग जो हैं वहाँ के इस नदी को भुल्लम भूथर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि कलकल की आवाज़ का निकलना। और ग्वालंडो के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नदी से मिल जाती है। आगे बढ़ने पर इसमें मेघना नदी भी शामिल हो जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली नदियाँ दिबांग, लोहित, सेसरी, निचली दिबांग, स्वर्णसिरी, भाद्री, घनसिरी, बंदगी, मानस संकोच, तीस्ता, बूढ़ी दिहांग, दिसांग, दिखो, झांझी, कुलसी, जिंजीरम, तमाम सारी नदियाँ उसमें जाके छोटी छोटी नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती हैं।
इसमें पद्मा, मेघना और यमुना, जिसको कि वहाँ जमुना बोला जाता है। एक्चुअली जो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में घुसती है तो उसको जमुना के नाम से वहाँ बुलाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया, जिसमें कि गंगा नदी तंत्र है और सिंधु नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो हम लोग आगे फिर इसको कंप्लीट करते हैं।